बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम आसिफ मकबूल है और मैं आपको अपने चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नादरीन, इस वीडियो के पहले से में हमने आपके साथ तुर्की और बिलखसूस इस्तांबुल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इस वीडियो में हम आपको तुर्की के मुतल्लिक मज़ीद जानने का मौका देंगे। हमारे साथ रहिएगा। नादरीन, अगर तुर्की की तारीख़ की बात करें तो इसका एशियाई हिस्सा अनातोलिया कहलाता है। ये वो सरजमीन है जो दुनिया की चंद कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। इसका बीसी का दौर न्योलिथिक सिविलाइजेशन से लेकर हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन तक फैला हुआ है। ये 10,000 बीसी से लेकर 31 बीसी तक का दौर कहलाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यह स्टोन एज से लेकर आयरन एज का ज़माना कहलाता है। नाज़रीन, आयरन एज उस ज़माने को कहते हैं जब इंसान ने पहली दफ़ा लोहे से अपने लिए मुफीद चीज़ें बनानी शुरू की। इसी दौर में ट्राय सिविलाइजेशन जैसी सिविलाइजेशन ने परवान चढ़ा, जिसकी शहजादी हेलेन ऑफ ट्राय ने बहुत शोहरत हासिल की। ये 2500 बीसी तक का दौर कहलाता है। नाज़रीन, ये 395 ईस्वी का साल था जब रोम के शहनशाह थोडोसियस अव्वल का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल पर उसकी सल्तनत उसके दोनों बेटों में तकसीम हो गई। एक का नाम वेस्टर्न रोमन अम्पायर और दूसरी का ईस्टर्न रोमन अम्पायर रख दिया गया। बाज़ंतीन के इलाके को ईस्टर्न रोमन अम्पायर का दारुल खिलाफा बनाया गया, जो आगे चलकर बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। ये सल्तनत आज के तुर्की, शाम और शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल थी, और जिसका 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों ख़ात्मा हुआ, जिसका पहले भी जिक्र गुज़र चुका है। नाज़रीन, इस दौरान अनातोलिया का इलाका मुख्तलिफ सियासी और जुग़राफ़ियाई इर्तिक़ा से गुज़रता रहा, जिसमें सिकंदर आज़म का मुख्तसर दौर भी शामिल है। यहाँ तक कि 8वीं सदी ईस्वी में सेंट्रल एशिया के तुर्कन नस्ल लोग, जो कि मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे, मिलकर एक इत्तेहाद बनाया, जो ओगोस कबाइल के नाम से मशहूर हुआ। 10वीं सदी ईस्वी में इन कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्हीं में से एक जरी और बहादुर जंगजू तुगरिल बिन मैकाइल ने 1037 ईस्वी में सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वही सल्तनत है जिसने मंगोलों और सलीबियों के ख़िलाफ़ बहुत से मार्के अंजाम दिए, जिनमें सरफ़हरिस्त पहली और दूसरी सलीबी जंगें हैं, जिसमें सल्जूक तुर्कों ने सलीबियों से बहुत से इलाके बाज़याब करवाए। 1194 ईस्वी में सल्जूक सल्तनत आपस में नातफाकी और टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो गई, और तुर्क कबाइल फिर से मुंतशिर हो गए, जिनको हर वक्त मशरिक़ की तरफ से मंगोल और मगरिब की तरफ से सलीबियों के हमले का ख़तरा रहता था। यहाँ तक कि 1299 ईस्वी का साल आ गया जब ओगोज़ इत्तेहाद के एक अहम कबीले काई के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान अव्वल ने एक सल्तनत की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई, और जिसने करीबन 6 सदियों तक पूरी दुनिया में अपनी ताकत और शान व शौकत का सिक्का चलाया। नाज़रीन, ये वही अर्तुगरुल गाज़ी है जिसके नाम से ड्रामा सीरियल हाल ही में बहुत मकबूल हुई। उस्मान अव्वल ने अनातोलिया के शुमाल मगरबी इलाके सोगत में सल्तनत की बुनियाद रखी और इसे सल्तनत का नया दारुल खिलाफा बना दिया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 1453 ईस्वी में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो इसे सल्तनत का नया दारुल खिलाफा बना दिया। सल्तनत के 10वें सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत अपने सकाफ़ती, माशी, सियासी और अस्करी लिहाज से दुनिया की सुपर पावर बन चुकी थी और करीबन 52 लाख मरबा किलोमीटर से ज़ायद इलाके तक फैल चुकी थी। 20वीं सदी के आगाज़ में दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार की लपेट में आ गई, जिसके नतीजे में बरतानिया खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ एक नया राइवल बनकर उभरा और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सल्तनत के ख़िलाफ़ साज़िशें बुनने लगा, जिनमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया का बहुत बड़ा किरदार नज़र आता है, जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया बतदरीज अपने मिडल ईस्ट, यूरोपी और अफ्रीकी इलाकों से महरूम होने लगी और आज के तुर्क इलाकों तक महदूद हो गई। तुर्की के लोगों ने अपने उस वक्त के फ़ौजी लीडर मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में बरतानिया के ख़िलाफ़ वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर अक्टूबर 1923 में रिपब्लिक ऑफ तुर्की का ज़हूर हुआ। बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान मोहम्मद सादस को माज़ूल करके जला वतन कर दिया और यूं 1922 में
قریباً 6 صدیوں تک دنیا میں راج کرنے والی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو 21ویں صدی کے آغاز میں دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ترکی ایک نیا صنعتی ملک تھا، جو کہ اب نامینل جی ڈی پی کے حساب سے دنیا کا 20واں بڑا ملک بن چکا ہے، جو آٹوموٹو انڈسٹری کے حساب سے دنیا کا 14واں بڑا ملک جانا جاتا ہے۔ ترکی یورپی یونین کو الیکٹرانکس اور ہوم اپلائنسز سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر ہم ٹورزم کی بات کریں تو 21ویں صدی کے آغاز سے ہی ترکی کی ٹورزم میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی موسٹ فیوریٹ ڈیسٹینیشن کے حساب سے دنیا کے 6 نمبر پر ہے۔ اس میں 19 ایسے مقامات ہیں جن کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ ٹرکش ایئر لائن نے 2019 میں دنیا کے سب سے بڑے کیریئر یعنی سب سے زیادہ ہوائی سروسز دینے والی کمپنی کا اعزاز حاصل کیا۔ اگر ہم کلچر کی بات کریں تو ترک کلچر بھی دنیا کے کمپلیکس ترین کلچر میں سے ایک ہے، جو ٹرکک، اناطولین، اوٹومن، گریک، رومن اور اسلامک کلچر کا مکسچر نظر آتا ہے۔ اوٹومن دور میں ملنے والی پینٹنگ اور فنون لطیفہ میں کافی حد تک پرشین اور چائنیز فنون لطیفہ کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے۔ لفظ تصویر سب سے پہلے اوٹومن امپائر میں پینٹنگ اور مجسموں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر ہم ترک موسیقی کی بات کریں تو یہ بھی ٹرکک، عربک، گریک، پرشین اور ویسٹرن موسیقی کا ملا جلا رجحان اس میں پایا جاتا ہے۔ مخصوص قسم کی لال رنگ کی ٹوپی اور بڑا چوگا پہنے ہوئے دنیا اور مافیا سے بے نیاز گھومتے ہوئے درویش آپ نے اکثر ٹی وی اور ترک میڈیا میں دیکھے ہوں گے۔ یہ 13ویں صدی میں گزرے مشہور ترک روحانی پیشوا مولانا روم کے فالورز ہیں، جن کا ترکی کے مشہور شہر کونیا میں مزار ہے۔ اسی طرح ترک کافی اور ترک قہوہ کو بھی ترک کی تہذیب و ثقافت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر کھیلوں کی بات کریں تو ترکی کے ہر چھوٹے بڑے شہر، دیہاتوں اور قصبوں میں فٹ بال کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بوڑھے، بچے، جوان، ہر کوئی فٹ بال کا دلدادہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کھیلے جانے والی سب سے زیادہ کھیلیں والی بال اور باسکٹ بال ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔